हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि फैसलाबादी होशियार हो जाइए, एक के बाद एक वबा का सामना। कोरोना का खतरा कम हुआ तो डेंगू सर चढ़ आया। सनतों का शहर फैसलाबाद डेंगू हॉटस्पॉट करार। पंजाब में डेंगू बुखार के 5 मजीद केस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में रवा साल डेंगू केसेस की तादाद 39 हो गई है। फैसलाबादी होशियार हो जाइए, एक के बाद एक वबा का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना का खतरा कम हुआ तो डेंगू सर चढ़ आया। सनतों का शहर फैसलाबाद डेंगू हॉटस्पॉट करार है। पंजाब में डेंगू बुखार के 5 मजीद केस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में रवा साल डेंगू केसेस की तादाद 39 हो गई है। फैसलाबादी होशियार हो जाइए और एहतियाती तदाबीर को अपनाइए, एक के बाद एक वबा का सामना। कोरोना का खतरा कम हुआ तो डेंगू सर चढ़ आया। सनतों का शहर फैसलाबाद डेंगू हॉटस्पॉट करार। आपको बताते चलें कि फैसलाबादी होशियार हो जाइए, खुद का ख्याल रखिए, एहतियाती तदाबीर को अपनाइए, क्योंकि डेंगू सर उठाने लगा है। एक के बाद एक वबा का सामना करना पड़ रहा है, तो इसके पेश नज़र खुद भी एहतियात करें, दूसरों का भी ख्याल रखें। कोरोना का खतरा कम हुआ है तो डेंगू सर चढ़ाया है। सनतों का शहर फैसलाबाद डेंगू हॉटस्पॉट करार। पंजाब में डेंगू बुखार के 5 मजीद केस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में रवा साल डेंगू केसेस की तादाद 39 हो चुकी है। पंजाब में रवा साल डेंगू केसेस की तादाद 39 हो चुकी है। फैसलाबादी भी होशियार हो जाएं, एक के बाद एक वबा का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना का खतरा कम हुआ है तो डेंगू सर चढ़ाया है। सनतों का शहर फैसलाबाद डेंगू हॉटस्पॉट करार हुआ है। पंजाब में डेंगू बुखार के 5 मजीद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गुज़श्ता रोज मौकवी मेंबर बार एडवोकेट मियां एजाज अहमद की लाश सादिकाबाद से मिलने का मामला वकला ने जिला कौंसिल चौक में पुरजोर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। कातिलों की गिरफ्तारी का भी मुतालिबा किया गया है। गुज़श्ता रोज मेंबर बार एडवोकेट मियां एजाज अहमद की लाश सादिकाबाद से मिलने का ये मामला है। वकला ने जिला कौंसिल चौक में पुरजोर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालिबा भी किया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं फरजाना सिद्दीक से। फरजाना सिद्दीक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, 5 रोज कबल मेंबर डिस्ट्रिक्ट बार एडवोकेट मियां एजाज को मदीना टाउन के इलाका से उनके घर से अगवा कर लिया गया था, जिसका मुकदमा भी थाना मदीना टाउन में उनकी बीवी की मुद्दईयत में दर्ज था। जबकि गुज़श्ता रोज एडवोकेट मियां एजाज की लाश सादकाबाद के इलाका से मिली थी। लाश मिलते ही फैसलाबाद के वकला सरापा एहतजाज बन गए हैं। उनका कहना है कि कल को बाकायदा तौर पर जिला कौंसिल चौक में एहतजाज भी किया जाएगा और जब तक पुलिस एडवोकेट मियां एजाज के कातिलों को गिरफ्तार नहीं कर लेती वो हड़ताल को जारी रखेंगे। जबकि गुज़श्ता रोज भी उनकी बाजियाबी के लिए हड़ताल की गई थी, लेकिन शाम को इत्तला मिली थी कि उनकी जो लाश है वो सादकाबाद के इलाके से मिली है। दूसरी जानिब फैसलाबाद की पुलिस भी उनकी लाश रिसीव करने के लिए सादकाबाद की तरफ जा चुकी है। पोस्टमार्टम के बाद लाश वर्षा के हवाले कर दी जाएगी और फैसलाबाद में ही उसकी तदफीन की जाएगी। दूसरी जानिब वकला बरादरी जो है वो मुश्तिल है और उनका कहना है कि कल जिला कौंसिल चौक में 10 बजे एहतजाज भी किया जाएगा और जब तक पुलिस उस वकील के कातिलों को पकड़ नहीं लेती वो अपनी हड़ताल को एहतजाज करने का ऐलान किया गया है। शुक्रिया फरजाना सिद्दीक अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद सिटी 41 बना 25 ड्रीम रहमताबाद की मकीनों की आवाज़। गुज़श्ता रोज़ 3 रोज़ से रहमताबाद में बिजली की फराहमी मुअत्तल थी। मामला सिटी 41 पर आया तो फेस्को हुकाम को भी होश आ गया और बिजली बहाल कर दी गई। आपको बताते चलें कि फैसलाबाद सिटी 41 बना 25 ड्रीम रहमताबाद के मकीनों की आवाज़। गुज़श्ता 3 रोज़ से रहमताबाद में बिजली की फराहमी मुअत्तल थी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सिटी 41 के नुमाइंदे जुल्करनैन ताहिर से। जुल्करनैन, अपडेट कीजिएगा, आपका कहना है शहरियों का। 41 ने मामला उठाया तो चक नंबर 25 में रहमताबाद के मकीनों की भी सुनी गई। गुज़श्ता 3 रोज से यहाँ की बिजली जो है वो बंद थी और फेस्को हुकाम बारहा कॉल्स करने पर भी इनकी बात नहीं सुन रहे थे, लेकिन जैसे ही ये मामला सिटी 41 पर हाईलाइट हुआ तो फौरी तौर पर इनकी बिजली जो है उसे बहाल कर दिया गया है। मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, अभी भी उनसे बात करता हूँ कि उनका क्या कहना है। मुझे बताइएगा, गुज़श्ता 3 रोज से मुश्किलात थी और अब जो है वो बिजली बहाल कर दी गई है, क्या कहते हैं? ये जब तब आप आए हैं ना हमारे गांव में, आप यहाँ पे ये चलाया है तो वो ये आधे घंटे के बाद गाड़ी भी लेके आ गए, हम आपकी बिजली चलाते हैं। अभी हम आपकी बिजली सब कुछ करते हैं। आप ये हमारा तो आप मीडिया वाले आए हैं, इन्होंने आके हमारा मसला हल कर दिया है। हमारी लाइट जो है चल गई है,
तो अभी तक हमारा मुश्किलात दूर कर दिया है और हम इसको मीडिया वालों को बड़े वेलकम कहते हैं, वो हमारी सुन कहना लिया। है कि खबर नशर होने के बाद जो है वो फेस्को की मुतलका सब डिवीज़न की जो गाड़ी है वो अभी मौके पर पहुंची है और उन्होंने ये कहा कि आपकी बिजली की फराहमी जो है उसे बहाल किया जा रहा है। और गुज़श्ता 3 रोज़ से ये इसी तरह से गर्मी में बग़ैर पानी के बग़ैर बिजली के गुजारा करने पर मजबूर थे, लेकिन मामला हाईलाइट हुआ तो फेस्को हुकाम को भी होश आ गया। ठीक है, शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। कचहरी बाजार मोबाइल मार्केट से मोटरसाइकिल स्टैंड में तब्दील, हजारों मोटरसाइकिलें मेन रोड पर पार्क होना सिक्योरिटी रिस्क बन गया। ताजिरों ने इंतजामिया से फौरी एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं हन्नान बुखारी की इस रिपोर्ट में। बाजार के ताजरों ने बाजार को पार्किंग स्टैंड में तब्दील होने पर शदीद गम व गुस्से का इजहार किया है। कहते हैं लॉकडाउन खत्म होते ही इंतजामिया ने कोई मुनासिब हिकमत अमली तैयार नहीं की, जबकि इस सिलसिले में कोई निज़ाम मुतारफ करवाना चाहिए था। पार्किंग सिक्योरिटी रिस्क बन चुकी है। तो ये एक पार्किंग का बाजार बन गया है। यहाँ बेहंगम मोटरसाइकिलें पार्क हुई हैं, बगैर नंबर प्लेट्स के मोटरसाइकिल पार्क हुई हैं, कोई सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं है और मुहर्रम के भी दिन है। चेयरमैन सुप्रीम अंजमन ताजरान अमीन भट्ट का कहना था कि बाजारों के बाहर लगे गेट शहरियों के लिए मजीद अजियत का सबब बन रहे हैं, जबकि ट्रैफिक भी जाम रहती है। मोटरसाइकिलें गेट के आगे खड़ी हैं। क्या हमने गेट इसलिए लगाए थे कि गेट बंद करके बाहर मोटरसाइकिल स्टैंड बन जाए? ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं एससी साहब और डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने गेट लगाए हैं तो इनकी हिफाजत भी आपने करनी है। ताजरों का कहना था पार्किंग के लिए बोली लगवाई जाए, जबकि मुनासिब सिस्टम के तहत पार्किंग की जिम्मेदारियां मुतलका अफराद को सौंपी जाएं। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ हनान बुखारी, फैसलाबाद। तरक्याती स्कीमों में रुकावटों का सिलसिला जारी है। कभी फंड्स इशू, कभी लैप्स कर गए, दोबारा फंड्स जारी हुए, मगर सिर्फ 22%। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का काम मुतासिर होने लगा। ये रिपोर्ट देखिए। 2 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद तरक्याती कामों में हुकूमती सुस्ती का सिलसिला बरकरार है। MPS की स्कीमों के लिए सिर्फ 22% फंड्स जारी किया गया। जून में फंड्स लैप्स हो गए थे। अगस्त में मुकम्मल फंड जारी करने की बजाय 22% जारी कर दिए गए। ठेकेदारों के लिए परेशानी बढ़ने लगी। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत तरक्याती स्कीमों में रुकावटें दूर नहीं हो पा रही। वाज़ेह रहे कि MPS की जानिब से अपने अपने हलकों में तरक्याती काम करवाए जा रहे हैं। हर हलके में 10 करोड़ की मंजूरी दी गई थी। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। डेट्स आपने जानी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुहर्रमुल हराम के हवाले से फेस्को का अहम इकदाम। 9 और 10 मुहर्रम को मरम्मती काम न करने का फैसला। चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को ने तमाम सर्कल्स को अहकाम जारी कर दिए हैं। मुहर्रमुल हराम के हवाले से फेस्को ने अहम इकदाम उठाया है। 9 और 10 मुहर्रम को मरम्मती काम न करने का फैसला किया है। चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को ने तमाम सर्कल्स को अहकाम भी जारी कर दिए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अवैस अली से। अवैस अली, बताइएगा मजीद क्या अहकाम जारी किए गए हैं? आज जी बिल्कुल 9 और 10 मुहर्रम के हवाले से फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को की जानिब से अहम फैसला किया गया है। फेस्को के 5 सर्कल्स के 8 अजला के किसी भी ग्रिड स्टेशन पर जो है वो 9 और 10 मुहर्रम को मरम्मती काम नहीं किया जाएगा, यानी बरकी लाइनों की तब्दीली और तोसी के पेश नज़र शट डाउन जो है वो नहीं लिया जाएगा। इसी हवाले से चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को शफीकुल हसन की जानिब से तमाम तर सर्कल्स इंचार्ज को अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि 9 और 10 मुहर्रम को बिजली की बिलातौतुल सप्लाई को यकीनी बनाया जाए। मजालिस और इमाम बारगाहों और जुलूसों के दाखिली और खारजी रास्तों पर जो है वो ऑपरेशन स्टाफ मुतहरिक रहे और बिजली की बिलातौतुल फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। इसी हवाले से मजीद जो है वो फेस्को काम का यही कहना है कि 9 और 10 मुहर्रम को मरम्मती काम के नाम पर किसी भी ग्रिड स्टेशन पर शट डाउन नहीं लिया जाएगा, ताकि जो है वो सार्फिन को बिजली की बंदिश का सामना ना करना पड़े और मजालिस और इमाम बारगाहों में जो है वो बिजली की बंदिश ना की जाए। इसी हवाले से अहम फैसला किया गया है कि किसी भी ग्रिड स्टेशन पर शट डाउन नहीं लिया जाएगा और लोड शेडिंग जो है वो भी नहीं की जाएगी। 9 और 10 मुहर्रम को बिजली जो है वो बगैर रुकावट के ठीक है, शुक्रिया अवैस अली अपडेट करने के लिए। सूबाई वज़ीर विमेन डेवलपमेंट आशिफा रियाज टोबा का मरकजी इमाम बारगाह और जुलूस रूट्स का दौरा। डिप्टी कमिश्नर आमिना मुनीर और DPO उमर फारूक भी हमरा थे। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ वकार घुम्मन से। वकार घुम्मन, अपडेट कीजिएगा। सूबाई वज़ीर आशिफा रियाज फतेहाना इस वक्त टोबा टेक सिंह में मौजूद हैं और जो मरकजी जुलूस है उसके रूट का जायजा लिया जा रहा है। DPO टोबा टेक सिंह और डिप्टी कमिश्नर भी उनके हमरे हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, आपने विजिट किया है, कंट्रोल रूम का भी विजिट किया है, इस वक्त आप जो मरकजी जुलूस है उसके रूट पे मौजूद हैं, किस तरह के इंतजाम देख रही हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह से मैं मुतमईन हूँ तमाम किस्म के इंतज़ामात से, और ख़ुसूसी तौर पर अभी जो हमारी मेन यहाँ पे मजलिस की इमाम बारगाह है जहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर जो हमारे भाई अहले तशरीफ़ जो सब यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी मैंने पूछा है, ये लोग भी तमाम इंतज़ामात से मुतमईन हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि सब लोगों की काविशों से ये मुहर्रमुल हराम अल्लाह की मदद से पाया तकमील तक पूरा मन गुजरेगा। बिल्कुल, आज 3 मुहर्रमुल हराम के हवाले से यहाँ पे मजलिस जारी है, और जो लोग मौजूद हैं यहाँ पे, जो मतवल्ली हैं और जो लाइसेंस दारान हैं, वो भी तमाम इंतजामात से मुतमईन हैं। डिप्टी कमिश्नर साहबा भी इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मैडम, आज कितने मुकामात पे मजलिस और जुलूस का इनेकाद किया जा रहा है जिला पर? ऐसा है कि डेली बेसिस पे मुख्तलिफ होते हैं हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में। ए के भी होते हैं, बी के भी होते हैं, सी के भी होते हैं। जो हमारा ए कैटेगरी का सेंसिटिव जुलूस था वो पहली मुहर्रम को मुकम्मल हो चुका है, चांद रात का भी, बाकी 7वीं 8वीं मुहर्रम वगैरह के हैं, तो ये इस तरह से ही सिलसिला जारी रहेगा। बिल्कुल जी, तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। अमन कमेटी के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि अमन व अमान के हवाले। ठीक है, शुक्रिया वकार घुमन, आपने हमें अपडेट किया। अहमदपुर सयाल में दरबार सुल्तान बाहू पर मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से 10 रोज़ा तकरीबात जारी हैं। मुल्क भर से ज़ायरीन के दरबार सुल्तान बाहू पर आमद का सिलसिला जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे यासिर से। बिल्कुल, मुहर्रमुल हराम के हवाले से दरबार हज़रत सुल्तान बाहू पर जो है 10 रोज़ा तकरीबात का जो है वो सिलसिला जारी है, जिसमें मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद जो है दरबार सुल्तान बाहू पर पहुँच रही है और यहाँ आके जो है हाज़िरी देती हुई नज़र आ रही है। शुदाए करबला का जो है दर्स हासिल करते हुए नज़र आ रही है। मेरे साथ जो है ज़ायरीन भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, आप कहाँ से आए हैं और हमें जो है दरबार सुल्तान को हाज़िरी देकर आपको कैसा महसूस हो रहा है और हमें क्या सुनाएंगे आज? हम जंग से आए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल यहाँ पे 10 यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक आका इमाम हुसैन आपका ज़िक्र खैर होता है। आपके तज़किरे, आपकी जो वो सबसे आला कुर्बानी है उसकी याद ताज़ा की जाती है। और हज़रत पीर बाहू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदैन को ये दर्स दिया करते थे कि ये इमाम आली मकाम ने जो ये कारनामा सर अंजाम दिया है, अपने घर वाले लुटवाए हैं, दीन के लिए लुटवाए हैं, तो दीन पे चल के ज़िंदगी बसर करो और इमाम आली मकाम इमाम हुसैन की सीरत पे अमल करो। शास्ते हुसैन बादशाह हुसैन दी अस्ते हुसैन। ठीक है, शुक्रिया हमारी यासिर तफसीलात के लिए। फैसलाबाद मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से मरकजी इमाम बारगाह अज़ाखाना शबीह के करीब स्टॉल्स लग गए हैं। अज़ादार व आशिकान हुसैन अलैहिस्सलाम की निगाहों और दिल की तस्कीन के लिए मुख्तलिफ तबरुकात मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ज़ुल्करनैन ताहिर से। ज़ुल्करनैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे ही मुहर्रम का चांद निकलता है, आलम इस्लाम में सोग का समा होता है और करबला मोहल्ला में दी जाने वाली अहले बैत की कुर्बानियों को याद किया जाता है और उनकी मुनासबत से जितनी भी उनसे जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं वो भी तमाम तर फ़र्जंदान इस्लाम के लिए, आशिकान अहले बैत के लिए वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो मुतबरक होती हैं, मोतबर होती हैं। करबला मोहल्ला से जुड़ी और पंजतन पाक से जुड़ी मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ तबरकात जो हैं वो बाज़ारों में मौजूद हैं और आशिकान हुसैन जो हैं उनकी ख़रीदारी भी कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एक अज़ादार मौजूद, उनसे बात करूंगा कि उनका क्या कहना है। मुझे बताइएगा, यहाँ पर शबीह अलम पाक भी मौजूद हैं, जुल्फ़कार भी मौजूद है और मुख्तलिफ़ चीज़ें मौजूद हैं। इन चीज़ों की ख़रीदारी का मकसद क्या होता है और किस तरह से इनको जाके घर पे बच्चों को बताया जाता है? इनका मकसद ये होता है कि जैसे हम ये निस्बत अदा करते हैं, निस्बत अदा करने से इंसान की आबादत ज़िंदा होती है। ठीक है, जब आबादत ज़िंदा होती है इंसान के हर चीज़ ज़िंदा हो जाती है। क्योंकि ये इसका अगर आप चीज़ लेकर बच्चों को बताएंगे ना, ये इसका ये मकसद है, इनका ये मकसद है, वो हर चीज़ आपको मिलेगी, इनके कदमों से ही मिलेगी। बेशक पाइतन ये घराना है, इनको मारने से हर चीज़ मिलती है। बेशक इनसे, इनके अलावा कोई चीज़ दुनिया कायनात की नहीं। अल्लाह ताला ने भी इस कायनात को इसके सदक़े ही बनाया है। अगर हम इस चीज़ इनको मानेंगे तो हर चीज़ मिलेगी इंशाअल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इन स्टॉल्स पर जो है वो क्या कुछ मौजूद है और क्या ख़रीद कर लेके जा रहे हैं? इनके लिए बहुत सारी अज़र की चीज़ है, आलम पाक हैं, छोटे हैं, ये वो करिए हैं और
जो बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो जो आप निस्बत रखते हैं, जिन जिन का आपको दिल में अकीदा है, वो दुनिया की हर चीज़ इधर से मिल सकती है। तो जब ये मिलेगी आपको, आपका दिल रोशन होगा, दिल बाग बाग होगा, आपके इनकी निस्बत के साथ हर चीज़ का दर्द पैदा होगा। बिल्कुल अज़ादारों की रूहानियत की तस्कीन के लिए, उनकी निगाहों को खैरा करने के लिए यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ तबरकात मौजूद हैं और दुकानदार जो हैं वो भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करूँगा कि उनका क्या कहना है, अज़ादार जो हैं वो किस तरह की चीज़ें यहाँ पर आकर ख़रीदते हैं, किस तरह के तबरकात होते हैं और इन चीज़ों से उनकी अकीदत कैसी होती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मुझे ये बताइएगा कि अज़ादार यहाँ पर आकर क्या क्या कुछ ख़रीदते हैं और इन चीज़ों से उनकी अकीदत कैसी होती है, इन तबरकात से। मेरे प्यारे भाई, ये जो चीज़ें पड़ी ना आपके सामने, ये कड़ियाँ पड़ी हैं, ये हल्लम पड़े हुए हैं, ठीक है ना, ये घर में लगाने के लिए भी होते हैं, छतों के ऊपर, फिर बारगाह में चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। उसके बाद ये कड़ी हैं, हज़रत मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन की सुन्नत है, जो इसलिए वो लोग पहनते हैं। और कुछ मुझे बताइएगा कि इन सब चीज़ों के साथ जो ख़रीदार होते हैं, जो अज़ादार होते हैं, अकीदतमंद होते हैं, उनकी अकीदत कैसे जुड़ी होती है, ये किसे चीज़ें कैसे उनके लिए मुतबरक होती हैं। भाई मेरी ये मैंने आपको बताया ना, ये जो है ना कड़ी है ना, बिलफर्ज ये कड़ी है, ये हज़रत मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन की सुन्नत है, ठीक है ना, ये सुन्नत समझ के पहनते हैं ये लोग। जो शुक्रिया सुल्तान ताहिर, आपने हमें अपडेट किया। आशूरा मुहर्रम के मौका पर सहाबा कराम और अहले बैत की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने और अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए फैसलाबाद में मरकज़ी उलमा काउंसिल का सेमिनार मुनक़िद। चेयरमैन मरकज़ी उलमा काउंसिल इलामा जाहिद महमूद कासमी की जानिब से मुश्तरका एलामिया पेश किया गया। मेरे वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़ियाउल कासमी रहमतुल्लाह अलैह के दस्तखत थे और इमाम अहले सुन्नत हज़रत मौलाना अल्लामा शाह अहमद नूरानी, काजी हुसैन अहमद, हज़रत मौलाना समीउल हक और हज़रत अल्लामा साजिद मीर और इसी तरह अहले तशी मसलक की क़ियादत में अल्लामा साजिद नकवी, गोया के चारों मकातबे फ़िक्र के 17 नकात पर दस्तखत थे। आज के इस इलामिये में वो 17 नकात हम जारी कर रहे हैं, जिसके अंदर खुलफाए राशिदीन, सहाबा, अज़वाज मुतहरात, अहले बैत, आइमा, औलिया अल्लाह, ये सब ईमान का हिस्सा है। और इसके साथ साथ मुहर्रम उल हराम में मजहबी हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए इसके अंदर जितने भी नुकात हैं वो सब उलमा के लिए एक खूबसूरत मिसाल है। अगर हम पैगाम पाकिस्तान पर अमल कर लें, जो मुतफिका कौमी बयानियाँ 40 सरकर्दा उलमा ने आज से 2 साल कबल बड़ी मेहनत से मुरतब किया था, मुल्क भर में उसको फैलाया। एक खैमा लगे दुश्मनों की बस्ती में दुआए शब को निशाने सहर बनाया जाए। करबो बला में बपा होने वाले कुर्ब को याद करते हुए धोबी घाट ग्राउंड में खैमा बस्ती आबाद की जा रही है। आशिकाने हुसैन योम आशूर तक यहाँ खैमजन रहेंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दीन इस्लाम की खातिर घर बार छोड़कर करबला में खैमाजन हुए और बातिल के खिलाफ हक का अलम बुलंद किया। हजारों सख्तियां बर्दाश्त की मगर बातिल के सामने डटे रहे। आज भी इन्हीं मुश्किलातों सवाल कुर्बानियों की याद में मोमिनीन खैमा बस्ती आबाद करते हैं और हुसैनियत का दर्स आम किया जाता है। मजलूम करबला ने दीन हक के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज़ादार कहते हैं खैमा बस्ती में शबो रोज़ मजलूम करबल की याद में गुजरते हैं। ये तकरीबन काफ़ी देर से जो सा ये खैमा बस्ती आबाद हो रही हैं धोबी घाट के ग्राउंड में, क्योंकि मोमिन की काफ़ी तादाद जो सी है वो अपने घर बार छोड़ देती है सिर्फ़ और सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खातिर। ना वो देखते हैं हमारे साथ बच्चे हैं, ना हमारे साथ ख़वातीन हैं, सिर्फ उनमें एक ही बात होती है कि हमारे साथ सिर्फ हम निकल रहे हैं और सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खातिर। आज़ादारों का कहना है कि अपने बीवी बच्चों के साथ घर बार छोड़कर खैमा जन होते हैं और बच्चों को ये बताते हैं कि किस तरह से दीन के रखवालों ने दीन की खातिर अपने घर बार छोड़े और जुल्मों सितम बर्दाश्त किए।
یہاں پہ 2 ٹائم عشرہ مجالس ہوتی ہے، مجالس کے اندر سے وہ درس امام حسین حاصل کرتے ہیں۔ تو امام حسین کا اصل شہادت کا مقصد کیا تھا، ان کا گھر بار چھوڑنے کا حقیقت میں مقصد کیا تھا، کیسے انہوں نے صحرا کی زمین پہ اپنے 10 روز گزارے، کیسے انہوں نے تپتی دھوپ برداشت کی۔ تو یہاں پہ بیسیکلی جو اپنے بچوں کو مومنین سکھاتے ہیں۔ خیمہ بستیوں میں عزاداروں کے لیے پانی کی سبیلوں اور لنگر حسینی کا سلسلہ بھی یوم عاشور تک جاری رہے گا۔ عاشقان اہل بیت کربلا معلیٰ میں لگنے والے اہل بیت کے خیموں کی یاد میں آج بھی یہ خیمہ بستی آباد کرتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ روایت یوں ہی تا قیامت نسل در نسل چلتی رہے گی۔ کیمرامین شاہزیب کے ساتھ ذوالکنن طاہر، فیصل آباد۔ اسلامی تاریخ کا بغور مطالعہ کیا جائے تو واقع کربلا کے اسباب اور محرکات سامنے آتے ہیں۔ یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے امام حسین علیہ السلام کے گرد زندگی کا دائرہ اتنا تنگ کر دیا کہ امام حسین علیہ السلام کو کربلا کا سفر اختیار کرنا پڑا۔ حضرت حسین علیہ السلام کا سفر کیسے ہوا، تفصیلات بتا رہی ہیں علی رضا اپنی اس رپورٹ میں۔ جب امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تو یزید نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم دے دیا۔ ایک لشکر مکہ کی طرف روانہ کیا تاکہ امام کو شہید کر سکے۔ یہ ذوالحج کا مہینہ تھا اور امام فریضہ حج ادا کرنے میں مصروف تھے۔ جب امام کو خبر ملی کہ 70 افراد آپ کے قتل کا ارادہ لیے صحن کعبہ میں داخل ہو چکے ہیں تو امام نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا۔ خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، مجھے پتہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے احرام میں تلواریں اور خنجر چھپا کر صحن کعبہ میں داخل ہو چکے ہیں تاکہ مجھے قتل کر سکیں اور مکہ اور کعبہ کی حرمت کو پامال کر سکیں، لیکن میں حسین ابن علی ایسا ہرگز نہ ہونے دوں گا، لہٰذا میں اپنے حج کو عمرے میں بدلتا ہوں اور مدینہ واپسی کا قصد کرتا ہوں۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کعبہ کے غلاف میں ہاتھ ڈال کر کہا کہ اے کعبہ گواہ رہنا کہ تیری حرمت اور تقدس کی خاطر میں تجھے الوداع کہتا ہوں۔ مدینہ میں بھی آپ علیہ السلام سے یزید کی بیعت کرنے پر زور دیا گیا۔ یزید نے امام کو پیغام بھیجا کہ یا تو بیعت یزید کر یا پھر مدینہ چھوڑ دو۔ امام نے مدینہ چھوڑنے کو ترجیح دی۔ اس طرح امام نے 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینہ سے دشت نینوا کا سفر اختیار کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے جاتے وقت مدینے کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور فرمایا کہ مدینہ حسین علیہ السلام کا تمہیں ترک کرنا آسان نہیں، جبکہ میری جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور میرا بھائی حسن علیہ السلام تیری سرزمین میں دفن ہیں، مگر حسین علیہ السلام کیا کریں کہ لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، میں جا رہا ہوں، تیری حرمت اور امن باقی رہے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے نانا رسول خدا کا روضہ اقدس کا رخ کیا، جس کے بعد امام علیہ السلام نے گھر آ کر اہل بیت کو رخت سفر باندھنے کا حکم دیا۔ آپ کے ساتھ اس سفر میں آپ کے بھائی، بیٹے، بہنیں، ازواج، بھتیجے، بھتیجیاں اور بیٹیاں بھی شامل تھیں۔ یزید کا یہ حکم تھا کہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت لی جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے، لہذا 2 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پہ اپنا پڑاؤ کرتے ہیں، اور جو یزیدی فوج ہے وہ آپ کا محاصرہ کر لیتی ہے۔ تو اسی طرح یہ سفر جو ہے پھر چلتا ہے۔ 7 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام کا پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ قافلہ 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینے سے چلا اور 2 محرم سن 61 ہجری کو کربلا میں پہنچا۔ امام حسین علیہ السلام کا سفر کربلا، جہاں اسلام کی بقا کے لیے جان دینے کا درس دیتا ہے، وہیں پر مکہ اور مدینہ کی حرمت کا پاس رکھنے کا بھی درس دیتا ہے۔ کیمرامین مجاہد علی کے ساتھ علی رضا، فیصل آباد۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ چنیوٹ میں ریلوے اسٹیشنز پر بنائے گئے کوارٹرز خستہ حالی کے مناظر پیش کرنے لگے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عبدالقدیر سے۔ جی بالکل، چنیوٹ میں ریلوے انتظامیہ کی مبینہ غفلت سامنے آئی ہے اور دیکھا جا رہا ہے کہ چنیوٹ میں ریلوے اسٹیشن کے کوارٹرز جو ہے وہ بنائے گئے، لیکن وہ ریلوے انتظامیہ کی عدم توجہی کا شکار ہو چکے ہیں اور تمام کے تمام کوارٹر جو ہے وہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ کھڑکیاں، دروازے غائب ہو چکے ہیں اور غیر متعلقہ افراد کی آمد و رفت رہتی ہے، جس کی وجہ سے جو علاقہ مکین ہے وہ شدید پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ بجر بتائیے گا کہ یہاں پر پہلے یہ کوارٹرز ریلوے انتظامیہ کی جو ہے وہ استعمال میں تھے، لیکن اب جو ہے وہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ اب ادھر بہت غلط کام ہو رہا ہے، منشیات فروش ہیں، چور ڈکیٹ ادھر بیٹھتے ہیں، یہ سب غلط ہے، یہ کھنڈرات ہو چکا ہے، چوری ہو گیا سارا سامان۔ ریلوے انتظامیہ اس کا خیال نہیں کرتے۔ ہم وزیر اعلیٰ سے درخواست کرتے ہیں
कि इसका ख्याल किया। शुक्रिया अब्दुल कदीर। टोबा टेक्सिंग समेत शहर भर में लगे गंदगी के ढेर इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। तफसीलात जानते हैं शाहिद महमूद से। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टेक्सिंग समेत शहर भर में लगे गंदगी के ढेर जो है लोगों के लिए अजीरन बन रहे हैं। और इस वक्त यहाँ पे मैं मौजूद हूँ, हाउसिंग कॉलोनी का ये मोहल्ला है। अच्छी खासी यहाँ पे गंदगी है और इंतजामिया चंद कदम की दूरी पर जो है उनके दफातर मौजूद हैं। कुछ शहरी यहाँ पे मौजूद हैं जो यहाँ से रोजाना आमदोरफ्त उनकी होती है, उनसे बात भी करें। आप बताइए कितनी परेशानी होती है यहाँ पे? आपने इतनी बदबू जो आ रही है, आपने तो अपना चेहरा भी छुपाया हुआ है। इसीलिए चेहरा छुपाया हुआ है कि यहाँ से गुजरते वक्त इतना ताफन और बदबू है, बदबूदार माहौल में सांस लेना भी मुश्किल है। बल्दिया और कारपोरेशन के लोग भी इधर बिल्कुल भी नहीं आते जो कचरा उठाएं, और ये काफ़ी मसाइल बने हुए हैं लोगों के लिए। इधर बीमारियां फैलने का खदशा है और अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि ये सड़क के किनारे जो कचरा दोनों तरफ पड़ा हुआ है नहायत तकलीफ देह है। जी बिल्कुल, जिसने इनकी बात सुनी, अच्छी खासी परेशानी का सामना है। कुछ और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी जानते हैं। आप बताइएगा किस तरह से समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे? इतनी गंदगी के ढेर आपको लगे हुए हैं। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि बेहतर इक़दाम करें, क्योंकि ये जो हालात हैं इससे जितनी भी हमारी न्यू जनरेशन है उन आप देख ही रहे हैं सेहत के हालात क्या हो रहे हैं। टोबा टेक्सिंग के पानी का मसला तो पहले था ही था, और अब ये गंदगी जो है ये तो बिल्कुल ही जान निकाल रही है। कमेटी को चाहिए अपना किरदार अदा करें। सब ये निज़ाम बिल्कुल डिस्टर्ब किया हुआ है टोबा का, जितना भी गंदगी के लिहाज से टोबा मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान में पहले नंबर। शुक्रिया शाहिद महमूद तफसीलात के लिए। जंग में खेल के मैदान तेजी से वीरान होने लगे हैं, वजह क्या है? तफसीलात जानते हैं अवैस खान से। बिल्कुल, जंग में कोरोना वायरस के बाद जो है खेलों की सरगर्मियां बड़े हद तक जो है मुतासिर हुई हैं। यही वजह है कि रेलवे ग्राउंड जिसको फुटबॉल के ग्राउंड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, उसकी हालत अब तो बहाली का मंजर पेश कर रही है। बेंचेस टूट फूट का शिकार हैं, जबकि बढ़ती घास और चार दीवारी न होने के बायस यहाँ पे प्लेयर्स की जानिब से फिर इस इलाके का रुख करना छोड़ दिया गया है। इस हाल से मेरे साथ यहाँ पे जो है प्लेयर्स मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड? सर मुश्किलात ये है, ना कोई दीवार है यहाँ पे, ना प्लाट है, घास लगा हुआ है, इसकी माली वगैरह नहीं है, और भी काफ़ी साथ कचरा वगैरह पड़ा है, तो कोई अच्छी यहाँ पे ना नहीं है वो। अच्छा बताइएगा, फुटबॉल पोल्स अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे नौजवानों ने लगाए जी यहाँ पे ये क्या मुश्किलात का सामना कैसे वो फुटबॉल जो है वो जितने भी नौजवान हैं उन्होंने खुद ही यहाँ पे किया हुआ है, कोई वैसा वैसा कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही। यहाँ पे जो प्लेयर्स मौजूद हैं यकीनी तौर पे आज छुट्टी के रोज़ जो है मायूसी का शिकार नज़र आते हैं। खेलने के लिए इस ग्राउंड का रुख करने वाले जो अफराद हैं उनका ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। अपनी मदद आपके तहत इस ग्राउंड को आबाद करने की कोशिश की गई थी, तहम कोरोना वायरस के दौरान अब ये दोबारा से तबाहाली का मंजर पेश कर रहा है। खिलाड़ियों की जानिब से मुतालबा किया गया कि महकमा स्पोर्ट्स और महकमा रेलवे और ज़िला इंतज़ामिया सूरत हाल के ऊपर नोटिस लेते हुए ग्राउंड की जो है वो तज़ीन और आइश के लिए इकदाम करे, ताकि प्लेयर्स के लिए सेहतमंद माहौल की फराहमी मुमकिन हो सके। शुक्रिया अवैस खान तफसीलात के लिए। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त